किसी तरह से जब सूटकेस खुला तब पुलिस टीम देखकर चौंक गई, क्योंकि उसमें थोड़े से कपड़ों लत्तों के बीच में एक युवती का शव था। शव को किस तरह से ठूंसकर सूटकेस में बंद किया गया था। उसके बाल और दुपट्टे का एक कोना सूटकेस की चेन में फंसकर रह गया था। दोस्तों, सूटकेस की कहानियाँ हम अक्सर देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन इस सूटकेस की कहानी भी बहुत दिलचस्प भी है और दिल दहला देने वाली भी है कि किस तरीके से प्यार करने वाला ही अपनी ही प्रेमिका या अपनी ही पत्नी को इस तरीके से हत्या करके सूटकेस में बंद करके और छोड़ देते हैं। कौन है ये जिसकी हत्या हुई है और कहाँ की रहने वाली है, ये बिल्कुल जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अपने ही इस परिवार में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। सूटकेस में मिली लाश की खबर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी गई। शव की हालत देखकर यह निश्चित था कि युवती की हत्या कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। कोरोना काल 2020 का समय चरम पर था। पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था। सभी तरह के यातायात ठप पड़ गए थे। दुकानें, ऑफिस, छोटे बड़े कल कारखाने सब बंद कर दिए गए थे। सुनसान सड़कों पर केवल वही गाड़ियां दौड़ रही थीं जिनमें खाने पीने और रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान जैसे हरी सब्जियां, दूध, दवाइयां आदि होते थे, या फिर सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मी और मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने वाली एम्बुलेंस होती थी। दूर दराज से रोजी रोटी के लिए आए शहरों और महानगरों में लाखों लोग हर हाल में जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते थे। उन्हीं दिनों मजदूरों के लिए मुंबई से अलग अलग राज्यों के मुख्य शहरों तक जाने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई थीं। मुंबई से उड़ीसा तक जाने वाली खचाखच भरी एक स्पेशल ट्रेन में मनोज किसी तरह से बस सवार हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से बैठने के लिए सीट पर जगह भी बना ली थी। पसीने से लथपथ था। बोगी में काफ़ी शोरगुल भी था। छोटे तौलिए से अपना मुंह पोंछने के बाद वह सीट के नीचे घुसाए अपने बैग से पानी की बोतल निकालने के लिए झुका ही था कि इसी बीच में एक लड़की उसे डपटती हुई बोली, अरे तुम मेरी सीट पर कैसे बैठ गए? यहाँ तो मैं बैठी थी। मनोज बोला, तुम कैसे बैठी थी? यहाँ पहले से बहुत लोग थे। मैं किसी तरह से बैठ पाया हूँ। तुम्हारा सामान कहाँ है? लड़की नाराज़गी से बोली, मैं एक बैग सीट पर रखकर दूसरा बड़ा सामान लाने गई थी। तुमने मेरे बैग को सीट के नीचे डाल दिया और मज़े से बैठ गए। ये तो गलत बात है। बैठने को लेकर बहस होते देख सामने बैठी एक महिला बोली, कोई बात नहीं, सभी को जाना है। तुम भी इसी में किसी तरह से अपनी जगह बना लो। लड़की बोली, कहाँ है जगह? तभी मनोज के बगल में बैठा आदमी बोल पड़ा, यहाँ बैठ जाना, मैं ट्रेन चलने पर ऊपर चला जाऊँगा। मनोज बोला, चलो हो गया इंतज़ाम, लाओ दूसरा सामान दे दो, इसे भी सीट के नीचे डाल देता हूँ। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी। लड़की को भी बैठने की जगह मिल गई थी। बगल में बैठे मनोज ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की बोली, आखिरी स्टेशन तक, उड़ीसा। मनोज दोबारा से पूछता है, वहाँ से? वहाँ से अपने गांव। पता नहीं वहाँ जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी या नहीं। लड़की गांव का नाम बताती हुई वहाँ तक पहुँचने को लेकर चिंतित भी हो गई थी। मनोज बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। इसी के साथ मनोज ने बताया कि वह उड़ीसा के एक गांव का रहने वाला है, लेकिन बेंगलुरु में काम करने गया था। वहाँ मन लायक काम नहीं मिला। तब कुछ समय पहले ही काम की तलाश में मुंबई आया था, लेकिन वहाँ पर आकर फंस गया। बातों बातों में दोनों अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे। बोलचाल की भाषा और लहजे से मालूम हुआ कि दोनों एक ही प्रदेश के हैं, लेकिन उनके गांव अलग अलग हैं। उनके बीच दोस्ती हो गई। लड़की ने मनोज को अपना नाम प्रतिमा पवल किस्पट्टा बताया। उसने कहा कि मुंबई में काफ़ी समय से हाउस कीपिंग का काम कर रही है। ट्रेन के सफ़र में हुई जान पहचान के दौरान ही उन्हें मालूम हुआ कि वे दोनों क्रिश्चियन समुदाय से हैं।
उन्होंने अपने अपने फ़ोन में एक दूसरे का नंबर भी सेव कर लिया और साथ ही मनोज ने मुंबई में अपने लिए कोई काम तलाशने का आग्रह भी किया। स्पेशल ट्रेन काफ़ी देरी से उड़ीसा की राजधानी पहुंच गई थी। वहां से दोनों अपने अपने गांव चले गए। उनके बीच फ़ोन पर बातें होती रहीं। उन्होंने फ़ोन पर ही अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। कोरोना का दौर ख़त्म हुआ और काफ़ी वक्त हो चुका था। पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही प्रतिमा मुंबई काम के लिए साल 2022 के शुरुआती माह में लौट पाई। वहाँ उसकी बहन अपने परिवार समेत पहले से ही रहती है। उसकी मदद से उसे हाउसकीपिंग का काम फिर से मिल गया। इस बीच उसकी फ़ोन पर मनोज से भी बात होती रहती थी। वह मनोज से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे उड़ीसा में कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया था। काम की तलाश में बेंगलुरु चला गया था, लेकिन उसे वहाँ भी पहले जैसा काम नहीं मिल पाया था। कारण बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ था अभी। इस बारे में उसने प्रेमिका को फ़ोन पर ही अपनी समस्याएं गिनाई थीं। एक दिन प्रतिमा ने उससे कहा, मनोज, अगर वहाँ रेगुलर काम नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मुंबई आ जाते हो। मनोज ने अपनी समस्या बताई। कोरोना से पहले मुंबई गया था, लेकिन वहाँ भी काम नहीं मिला। कंस्ट्रक्शन वाले उन कंपनियों के बंदों को लेते हैं जिनका मुंबई में काम चल रहा हो। प्रतिमा बोली, कोई बात नहीं, यहाँ की किसी कंपनी में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन में करवाने का इंतज़ाम करती हूँ। मनोज खुशी से बोला, अगर ऐसा हो जाए तब मुझे वहाँ काम मिल सकता है। प्रतिमा उसे समझाने लगी, तुम आज ही मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लो। यहाँ आते ही कोई ना कोई काम तो ज़रूर मिल जाएगा। तुम्हें नहीं पता, मुंबई एक मायावी नगरी है। यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता। मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर 2 पैसे तो ज़रूर ही मिल जाते हैं। बीच में ही मनोज बोल पड़ा, ठीक है, मैं कल ही किसी ट्रेन से मुंबई के लिए निकल पड़ूंगा। अपना एड्रेस और लोकेशन मुझे भेज देना। कुछ ही देर में मनोज को प्रतिमा ने मुंबई का एड्रेस भेज दिया। उसने तुरंत मुंबई जाने की तैयारी की और अगले रोज़ मुंबई जाने वाली ट्रेन की लोकल बोगी में सवार हो गया। बात बीते साल 2023 में नवंबर माह के 19 तारीख की है। मुंबई के कुर्ला इलाके में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर गश्त करती पुलिस को एक लावारिस सूटकेस मिला। संदिग्ध सूटकेस में विस्फोटक होने की आशंका के साथ इसकी सूचना निकट के थाने को दे दी गई। सूचना पाते ही बम स्क्वाड पहुंच गया। सूटकेस के नंबर वाला लॉक बड़ी मुश्किल से खोला गया। उसकी चेन भी भीतर पड़े कपड़े और महीन धागे से फंस कर रह गई थी। सूटकेस खुला तो उसके अंदर एक युवती की लाश निकली। क्राइम ब्रांच के सामने सबसे पहला सवाल था कि आखिर ये लाश है किसकी। इसकी तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने अलग अलग टीमें बनाई। लावारिस लाश भरा सूटकेस उस वक्त मिला था जब पूरे देश की निगाहें क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले पर टिकी थी। पुलिस की एक जांच टीम मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे और इंटेलिजेंस की मदद से तहकीकात में जुट गई, जबकि दूसरी टीम लाश की पहचान के लिए उसकी शिनाख्त करने लगी। मामला कुर्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया था। शव को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। उस आधार पर कुर्ला पुलिस धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी थी। इस दौरान मृत महिला के गले में क्रॉस और शरीर पर कपड़ों से पुलिस ने उसके ईसाई समाज के मध्यम वर्गीय परिवार से होने का अंदाज़ा भी लगाया था। पुलिस की टीम ने मौके पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों और इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी के बारे में पता लगाना शुरू किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त लक्ष्मी गौतम, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शशि कुमार मीना के आदेशानुसार एवं पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन के मार्गदर्शन में गठित कुल 8 टीमें लावारिस लाश की गुत्थी सुलझाने में जुट गई थीं। सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगे। गुप्त खबरची के माध्यम से मृतका की पहचान की भी कोशिश होने लगी। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गईं और जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आ गए। मृतका की बहन ने लाश की पहचान कर ली।
मृतका की पहचान प्रतिमा पवल किस्पट्टा के रूप में हुई और उसकी उम्र 25 साल के करीब थी। उनसे मिली जानकारी के अनुसार मृतका धारावी में किराए की एक खोली में रह रही थी और उसके साथ उसका पति भी रहता था। पति मूलतः ओडिशा के एक गांव का रहने वाला था। उसके बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद सिर्फ यही मालूम हो पाया कि वह गांव गया हुआ है। उसने पड़ोसियों को बताया था कि उसकी बहन बीमार है। लोगों ने पति का नाम मनोज बताया। पड़ोसियों से मालूम हुआ कि पहले प्रतिमा अकेली रहती थी, लेकिन वह बीते 1 माह से मनोज उसके साथ रह रहा था। उसके बारे में पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि वह 18 नवंबर 2023 के बाद देखा ही नहीं गया। इस तहकीकात के साथ साथ सीसीटीवी खंगालने वाली दूसरी टीम को मनोज के कुछ सुराग भी हाथ लगे थे। 18 नवंबर की रात को वह एक ऑटो धारावी से लेकर आसपास के कुछ इलाके में घूमता नजर आया था। ऑटो किसी रेलवे स्टेशन के रास्ते पर जाने के बजाय कुर्ला में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक गया था। उसके बाद उसका पता नहीं चल पाया था। जांच की एक अन्य टीम मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भी जा पहुंची थी। उनमें मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनल खास था। वहां पुलिस टीम को एक घबराया हुआ युवक दिख गया, जिसका हुलिया दूसरी जांच टीम से मिली जानकारी से मेल खाने वाला था। उसके बाद पुलिस तुरंत जा पहुंची। पास आई पुलिस को देखकर वह युवक भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक मनोज बारला था। उसे थाने पुलिस लाकर पूछताछ शुरू हो गई। जब सूटकेस वाली लावारिस महिला की लाश के बारे में उससे पूछा गया, तब वह खुद को रोक नहीं पाया, रोने लगा। एक पुलिसकर्मी ने उसे पीने के लिए पानी दिया और कुछ सेकंड बाद पानी पीकर जब वह सामान्य हुआ, तब उससे दोबारा पूछताछ की जाने लगी। फिर उसने लाश के साथ अपने संबंध के बारे में जो कुछ बताया, वह काफ़ी दिल दहला देने वाला था। दरअसल यह अभावग्रस्त जिंदगी से तंग आ चुके प्रेमियों की कहानी थी, जो बीते 1 माह से बिना शादी किए रह रहे थे। इसे पुलिस रिकॉर्ड में लिव इन रिलेशनशिप दर्ज किया गया। उनका प्रेम खत्म हो चुका था और प्रेमी सलाखों के पीछे जाने के काफ़ी करीब भी था। उसने जो आगे की कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार निकली। मनोज ने पुलिस को बताया कि मुझे दुख है कि मैंने अपने हाथों से अपनी प्रेमिका प्रतिमा पवल किस्पट्टा का गला घोट दिया। उसी प्रेमिका को मार डाला जिसने मुझसे प्रेम किया और मुझे नौकरी दिलाने के लिए उड़ीसा से यहाँ बुलाया था। उसने बताया कि प्रतिमा के कहने पर ही वह मुंबई आया था। मुंबई में स्थित बड़ा पाव की एक मशहूर दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। वह MG नगर रोड धारावी में प्रेमिका प्रतिमा के साथ ही रहने भी लगा था। उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन प्रतिमा उसे अपना पति मान चुकी थी। इस तरह से उनके लिव इन रिलेशनशिप की कहानी अब शुरू हो चुकी थी। उन्होंने साथ रहते हुए भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे, किंतु वे आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे। पैसे की कमी को लेकर उनके बीच कभी कभार बहस भी हो जाती थी। मनोज शिकायती लहजे में बताने लगा, सर, प्रतिमा मेरी प्रेमिका जरूर थी, पैसा भी कमाती थी। मैं जब भी अपने खर्चे के लिए मांगता था तब किचकिच करने लगती थी। इसी बात पर मेरी उससे लड़ाई हो जाती थी। वह बार बार कहती थी कि अपना खर्च कम करो, अपनी कमाई के पैसे लाओ, फिर मुझसे मांगना। इसी के साथ मनोज ने प्रतिमा के चरित्र पर भी शंका के लहजे में बोला, सर, प्रतिमा का कोई यार भी था। उससे बहुत देर तक वह फ़ोन पर बातें करती थी। मैं सब समझता हूँ सर। एक समय में कभी वह मुझसे भी फ़ोन पर देर देर तक बातें करती थी। इस शिकायती और संदेह वाली बातों पर पुलिस ने पूछा, तुमने इस बारे में कभी पता लगाने की कोशिश की कि उसके पास पैसे हैं या नहीं? हो सकता है उसके पास उस वक्त पैसे ही ना हो जब तुम मांगते हो। मनोज बोला, नहीं सर, उसके पास पैसे होते थे, लेकिन वह देती नहीं थी। पुलिस ने पूछा, चलो मान लिया उसके पास पैसे होते थे, लेकिन उसी ने तुम्हें काम पर भी तो रखवाया था, वहाँ से पैसे मिले होंगे, और उसका तुमने क्या किया? मनोज बोला, 1 माह के ही मिले थे, सारे पैसे मैंने अपने घर भेज दिए थे। पुलिस ने पूछा, प्रतिमा को कुछ भी नहीं दिया? मनोज बोला, उसे क्या देता, उसे भी तो पैसे मिले थे। पुलिस ने समझाया, तुम्हें उसने साथ रखा था, पति की तरह रहते थे,
तुम्हारी भी तो घर चलाने की कोई जिम्मेदारी थी ना। लेकिन सर, वह अपने पैसे दूसरों पर खर्च करती थी। मुझे मालूम था कि वह कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका एक प्रेमी था। मनोज फिर प्रेमिका के चरित्र पर शंका के लहजे में बोला। इसका तुमने कुछ पता किया या फिर यूं ही संदेह करते रहे? मैं क्या उसके बारे में पूछता। एक बार कुछ बोलने वाला ही था कि वह चीखने लगी, ताने मारने लगी और मुझे ही भला बुरा कहने लगी। मुझे तो मालूम हुआ है कि प्रतिमा की कुछ माह से नौकरी भी छूट गई थी। मनोज ने बताया। हाँ, इसकी जिम्मेदार भी वही थी। झगड़ालू स्वभाव था, अपने मालिक से बात बात पर झगड़ पड़ती थी। उसे नौकरी से निकाल दिया था। हो सकता है दूसरे काम की तलाश में लोगों से फ़ोन पर बात करती हो और तुम उसी को लेकर शक करने लगे। मनोज बोला। मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ सर, जो किसी लड़की के फ़ोन पर हंस हंस कर बात करने का मतलब भी ना समझ पाऊँ। खैर छोड़ो इन बातों को, सच सच बताओ, 18 नवंबर 2023 को हुआ क्या था? पुलिस अब असली मुद्दे पर आ गई थी। असल में 18 तारीख को उसने मुझसे कमरे का किराया देने के लिए पैसे मांगे। मेरे पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने मुझे दुकान से एडवांस मांगने को कहा, जो मुझसे नहीं हो सकता था, कारण वहाँ से पहले ही एडवांस ले चुका था। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता, पैसे मेरे पास थे नहीं। इस बात को लेकर काफ़ी बहस होने लगी और मैं परेशान हो गया। उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी और दोपहर से हम झगड़ते हुए शाम तक झगड़ते रहे। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ समय में ही वापस लौट आया। आते ही वह बरस पड़ी। आ गए, आटा लाए हो? इस पर मैंने उसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वह एक बार फिर बरस पड़ी। गालियाँ देती हुई बोली, नहीं हैं तो भूखे रहो, मरो यहीं। मैं चली। मनोज ने आगे बताया। तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। प्रतिमा ने अपना बैग उठाया और पैर पटकती हुई घर से जाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ खींच लिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने को हो गई। उसके बाद प्रतिमा और भी गुस्से में आ गई। आंखें लाल करती हुई गालियां देने लगी और मेरे खानदान तक को कोसने लगी। मनोज ने आगे बताया। असल में उसका हाथ खींचने से चुन्नी उसके गले में फंस गई थी। इस कारण उसने समझा कि मैंने उसका गला जानबूझकर कसने की कोशिश की है। गालियां देती हुई मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं उसे गला कसकर मारना चाहता हूँ। यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई और उसकी हत्या की बात कीड़े की तरह पलक झपकते ही दिमाग में कुलबुलाने लगी। फिर क्या था? ऐसा हुआ कि मानो मैंने उसका और अपना होश खो दिया। मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। मैंने 23 जोरदार थप्पड़ उसके शरीर में जड़ दिए। थप्पड़ खाकर वह ज़मीन पर गिर गई। तिल मिलाती हुई वह उठने लगी, लेकिन जब तक वह उठ पाती, मैंने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। अपनी भाषा में गाली दी और हाथों की पकड़ मजबूत कर दी। कुछ सेकंड के बाद ही दुबली पतली प्रतिमा बेजान हो चुकी थी। उसकी चीख भी बंद हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी हत्या तो कर दी, लेकिन उसके बाद मैं घबरा गया। जांच अधिकारी ने पूछा, और इस तरह तुमने अपनी प्रेमिका की ही हत्या कर डाली? उसके बाद तुमने क्या किया? रात के 10 बजने को आए थे। मैं अपने हाथों से प्रेमिका की हत्या करके घबरा चुका था। थोड़ी देर तक उसके पास बैठा सोचता रहा, उसकी मौत का मातम मनाता रहा, लेकिन पकड़े जाने, कड़ी सज़ा होने जैसे ख्याल मन में आने लगे। और इसी बीच मेरी नज़र घर में रखे उसी के एक बड़े सूटकेस पर गई। मैंने झट से उसे खाली किया और कपड़ों की ही तह के बीच जैसे तैसे करके उसकी लाश को सूटकेस में ठूंस दिया। उस सूटकेस को लेकर कमरे पर से निकल गया। उस वक्त रात के करीब 11:15 हो रहे थे। सायंस से ऑटो रिक्शा लिया और कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा पहुंचा। मैं सूटकेस को रेलवे स्टेशन के किसी इलाके में छोड़ना चाहता था, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर ऐसा कर नहीं पाया। वापस लौट आया। मनोज बोलते बोलते रुक गया। आगे बताओ, जांच अधिकारी ने कहा। उसके बाद मैं और भी घबरा गया, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाला बार बार मुझसे कह रहा था कि साहब जल्दी उतरो, स्टेशन आ गया है। मैं पशुपेश में था कि क्या करना है और क्या नहीं। आखिरकार मैंने ऑटो वहीं छोड़ दिया। वापस कमरे पर जाने के बारे में सोचते हुए दूसरा ऑटो रिक्शा लिया और CST पुल के नीचे सार्वजनिक शौचालय के सामने चैम्बूर सांताकुंज चैनल कुर्ला पश्चिम में एक जगह पर उतर आया। वहाँ मेट्रो का काम चल रहा था और रात का समय भी था।
एकदम सुनसान वह जगह मुझे बहुत उचित लगी। मनोज ने आगे बताया, मैंने ऑटो रिक्शा वहीं छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मैंने इधर उधर देखा, कहीं कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ मेट्रो का काम चल रहा था। आम लोगों को जाने से रोकने के लिए कई बैरिगेड्स भी लगे हुए थे। मैंने तुरंत एक बैरिगेड्स को थोड़ा सा खिसकाकर सूटकेस को अंदर सरका दिया और कुछ देर बाद वहाँ रुकने के बाद मैं आगे बढ़ गया और ऑटो लेकर सायन धारावी लौट आया। आगे की जानकारी देता हुआ मनोज बारला बोला, मैं कमरे पर जाकर फिर गहरी नींद में सो गया। अगले रोज़ 19 नवंबर को देर से नींद खुली। फटाफट तैयार हुआ और सुबह 11 बजे के करीब ओडिशा जाने के लिए रेलवे स्टेशन चला आया, किंतु ट्रेन पकड़ने से पहले ही क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस ने मनोज बारला के इस बयान को दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कर दिया और वहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी लिव इन रिलेशनशिप में फिर एक बार हत्या और सूटकेस में मिली एक लाश की पूरी कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है, लेकिन हकीकत यही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर कल एक क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।